Who would you say are the biggest clubs in the world right now? Barcelona or Real Madrid? Personally, for me, it would be in between Arsenal or. What? What's wrong with Arsenal? अब सबसे पहले यार बात करते हैं एंटोन ग्रीजमैन और एथलेटिको मैड्रिड के बारे में। तो ट्रांसफर डेडलाइन डे पे हुई ये डील काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी थी और शॉकिंग भी थी, लेकिन कल फाइनली एथलेटिको मैड्रिड ने ग्रीजमैन को ऑफिशियली प्रेजेंट कर दिया है और अपने प्रेजेंटेशन वाले इंटरव्यू में उन्होंने दो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उठाई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि डिएगो सिमियोनी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर है उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, और एक तरीके से इस मूव में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है एज एन इन्फ्लुएंसर डिएगो सिमियोनी ने। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ थी वो ये है कि वो मानते हैं कि उनके और एथलेटिको मैड्रिड के फैंस के बीच अब एक काफ़ी ज़्यादा गैप है। जिस तरीके से वो एथलेटिको मैड्रिड को छोड़ के बार्सिलोना चले गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ इस चीज़ को एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्साइटेड कि मैं इस चीज़ को फिल कर सकता हूँ, मैं फैंस को वापस से अपने सपोर्ट में लेके आ सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इसी के साथ यार मैं आपको पिछले एपिसोड में एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये था कि लपोर्ता ने इस चीज़ को कन्फेस किया कि एंटोन ग्रीजमैन एक ऐसी डील थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ग्रीजमैन इज़ अ प्लेयर दैट वी डोंट नीड, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को अपने क्लब में लेके आए। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक तरीके से एक और डिजास्टरस मूव उन्होंने बताया उनके एक्स प्रेसिडेंट जोसे बार्टोमो का। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी चीज़ उन्होंने कन्फेस करी थी अपने इंटरव्यू में। इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना से। तो शायद से रोनाल्ड कोएमन ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया या फिर ऐसा कुछ बोल दिया जो कि काफ़ी बार्सिलोना फैंस को एक तरीके से ट्रिगर कर सकता है या फिर मेसी फैंस को। तो यार उनसे एक इंटरव्यू पूछा जाता है कि अच्छा आप बताओ कि आपने मेसी को लूज़ किया है तो आप इस समय कोप अप कैसे कर रही है, बार्सिलोना का क्या स्ट्रैटेजी है, क्या भी कैसे ला लीगा में फाइट करेगी, कैसे चैंपियंस लीग में फाइट करेगी, या फिर कैसे फ्रंट्स पे वो एक तरीके से कोप अप करने की उनकी स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे रोनाल्ड कोएमन ने सबसे पहले तो इस चीज़ को कहा कि देखो यार लियोनेल मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड और उनको लूज़ करना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस को तो हम क्या कोई भी कभी कंपेंसेट नहीं कर सकता, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जहाँ तक बात रही पर्सनल की, तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया उनकी पर्सनल स्किल्स को कोई भी कॉपी या फिर कोई भी फिल नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली टुगेदर अब हम उस टाइम से ज़्यादा बेटर हैं जिस टाइम हमारे साथ मेसी था। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा कि वो इस समय टैक्टिकली और प्रेसिंग में कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू दैट डेज जब एक्चुअली में लियोनेल मेसी टीम के साथ थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फैंस को ये चीज़ एक्चुअली ट्रिगर कर सकती है और कुछ फैंस को ये एकदम से लॉजिकल पॉइंट लग सकता है। लेकिन इसी के साथ इन्होंने एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। इन्होंने कहा कि क्योंकि अब एक तरीके से लियोनेल मेसी जा चुके हैं और उसके बाद हम जो अज्यूम कर रहे थे ग्रीजमैन वो लीडर होने वाले हैं वो भी जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब जो थ्रोन है वो एक तरीके से मेम्फिस डिपाई के साथ है, और उन्होंने कहा कि जो स्पॉटलाइट है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को मेम्फिस डिपाई लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मेम्फिस डिपाई पे इस समय टिप कर रहे हैं कि वो बार्सिलोना में अपना मार्क छोड़ सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं पीएसजी और एम्बापे की स्टोरी पे, जो कि हमने कल अपने कल के एपिसोड में भी इस चीज़ पे डिस्कस किया था। तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए तो यार कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे पीएसजी नए नए तरीके ढूंढ रही है एम्बापे को कन्विंस करने के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनमें से दो चीज़ें ऑलरेडी होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीएसजी एम्बापे का जो एक फाउंडेशन है जिसमें पेरिस में 98 से 100 बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज, उनको हेल्प करते हैं। तो पीएसजी उस इनिशिएटिव को हेल्प करने की कोशिश कर रही है और इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि वो एम्बापे के साथ एक गुड फेथ क्रिएट करने की तैयारी कर रही है। और अल्टीमेटली जो चीज़ वो ये कि वो कन्विंस करने का एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीका है। लेकिन जो बहुत ही बड़ी चीज़ है वो है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज में अगर पॉलिटिक्स एंटर कर जाए तो वो ज़्यादा शॉकिंग की बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में एक फ्रेंच रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ऑलरेडी एक मैसेज सेंड कर दिया है एम्बापे को, जिसका जो मोटिव है वो यही है कि आप रियल मैड्रिड के अप्रोच को रिजेक्ट करो और पीएसजी में स्टे करो। अब ऑफ कोर्स हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो उन्होंने इतना डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, अब जो भी लिखा होगा उसका जो मोटिव है वो यही बताया जा रहा है कि यही है कि रियल मैड्रिड को करो साइड और पीएसजी में रुक जाओ। तो ये आप मान सकते हो कि अब यहाँ पे देखो यार हमें ये तो पता है कि पीएसजी का क्या रोल होने वाला है और वो कैसे कैसे बिहेव करने वाली है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाली है कि क्या रियल मैड्रिड इसको काउंटर करने के लिए क्या वो आने वाले टाइम में करने वाली है। और जैसे कुछ भी अगर स्टोरी में डेवलप्ड होगा तो आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगा। इसी के साथ यार एक और गुत्थम खुसाई वाली चीज़ हुई है और वो है जेवियर तेबेस और पीएसजी के बीच में। अब ला लीगा के चीफ जेवियर तेबेस इस समय कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है। सबसे पहले तो यार उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये चीज़ बोली कि जो ला लीगा है उसकी कोई पॉपुलैरिटी घटी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले नेमार चला गया, उसके बाद रोनाल्डो चला गया, उसके बाद मेसी चला गया, लेकिन जो ला लीगा है उसके पॉपुलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हम बढ़िया करने वाले हैं। और क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न दिया है उन्होंने कहा है कि हमारे पास विनीसियस जूनियर जैसे यंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में जो थ्रोन है
जो मेसी, रोनाल्डो और बेस्ट प्लेयर्स ने ले रखा है उनसे कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लेंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक तरीके से गुतम गुताई वाली बात भी बोल दी। उन्होंने कहा कि देखो PSG एक ऐसी टीम लगती है मेरे को जो कि लेजेंड्स की टीम है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि टीम जिसने कोविड-19 के चलते $300 मिलियन 300 मिलियन यूरोस का जो लॉस है वो रजिस्टर करा है, लेकिन उनकी जो ट्रांसफ़र है या सैलरी है वो सब मिला के कहीं ना कहीं 500 मिलियन यूरोस हो गए। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो रूल्स हैं उसको ब्रीच किया गया है। और यहाँ पे उन्होंने PSG के बारे में कहा है कि देखो PSG उतनी ही खतरनाक है, PSG यानी कि स्टेट ओन्ड क्लब, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने मैन सिटी की भी थोड़ी छोटी सी काट दी है। उन्होंने कहा कि जो स्टेट ओन्ड क्लब है ये उतने ही खतरनाक है जितने यूरोपियन सुपर लीग खतरनाक है, और इनसे जल्दी से जल्दी निपटना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं PSG ने रिप्लाई किया। ऑफकोर्स PSG रिप्लाई करेगी, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, एक ला लीगा का चीफ आपके बारे में ऐसा बोल रहा है इन पब्लिक। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि देखो भाई जेवियर भाई, तुम इतने टाइम से कहीं ना कहीं PSG को इंसल्ट कर रहे हो, तुम लीग 1 को इंसल्ट कर रहे हो, और तुम इंसल्ट कर रहे हो उन फैंस को जिनको लीग 1 पसंद है। लेकिन इससे बढ़िया है कि तुम अपने क्लब्स पे जो कि फाइनेंशियली इस समय डूब रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, अपनी लीग को बचाओ, उस पर ज़्यादा फोकस करो। और ये कहीं ना कहीं उनका रिप्लाई था। वैसे में आपको पता है छोटी बात नहीं है, दो बड़ी, एक PSG कोई बहुत छोटा मोटा क्लब थोड़ी है, और ला लीगा का चीफ, और ये इस समय कहीं ना कहीं गुतम गुताई कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरोपियन सुपर लीग वाला जो ड्रामा है वो भी इंसर्ट किया जा रहा है। अभी इसी के साथ यार बात करते हैं सेल्फ क्रिएटेड गॉड यानी कि ज़लातन इब्राहिमोविच के। तो यार उन्होंने कल अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में आई थिंक इनडायरेक्टली उन्होंने रोनाल्डो के ऊपर हिट किया है। अब जब उनसे यार पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी मैन यूनाइटेड के प्लेयर रह चुके हैं 2016-17 में, तो उनसे यार जब इस बारे में पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है क्या जो हाइप है, जो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है रोनाल्डो मैन यूनाइटेड को लेके, तो उन्होंने क्या पहले इस चीज़ को कहा कि देखो यार, उन्होंने एड्रेस किया रोनाल्डो के पहले सीज़न को जो मैन यूनाइटेड में था। उन्होंने कहा कि देखो यार सीन ये है कि जो रोनाल्डो का 2003 से 2008 का स्पेल था उसमें जितना भी सारा हार्ड वर्क था, जितनी भी मेहनत थी वो वेन रूनी की थी। तो अगर तारीफ़ करनी है तो वेन रूनी की करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर ड्रिबलिंग की बात करें, पासिंग की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो वो सारी वेन रूनी ने करी है। बस रोनाल्डो ने गोल मारे और इसलिए उनको कहीं ना कहीं तारीफ़ मिलती है। लेकिन अगर जो असल में जो हकदार है स्पॉटलाइट का और तारीफ़ का, वो वेन रूनी है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से जहाँ उन्होंने वेन रूनी को डिजर्वेडली उन्होंने एक तरीके से तारीफ़ करी है, लेकिन वही कहीं ना कहीं काफ़ी अनफेयर क्रिटिसिज्म और अनफेयर जजमेंट के साथ उन्होंने रोनाल्डो को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी है। और ये एक तरीके से वो बार बार इस चीज़ को करते आ रहे हैं रोनाल्डो के साथ। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ ट्रांसफर अपडेट की, और उनके बारे में आपको ब्रीफ में सबसे पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रैंक केसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि उन्होंने AC मिलान का जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर था उसको ठुकरा दिया, और ऐसे में कहीं ना कहीं PSG ऑलरेडी हिंट कर चुकी है कि वो फ्रैंक केसी को रिक्रूट करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने मिलान के स्पोर्टिंग डायरेक्टर पालो माल्डीनी को भी ये चीज़ बता दिया कि भाई देखो, हम समर ट्रांसफर में फ्री में लें, इससे बढ़िया तो ये है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम एक बिड करेंगे और तुम उसको एक्सेप्ट कर लेना, बार्गेनिंग की होगी, कुछ नहीं से कुछ सही, ये वाली डील कंप्लीट होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से यार ये भी हमें पता चलता है कि आई थिंक PSG भी इस समय अंधेरे में है कि क्या पॉल पोग्बा एक्चुअली में PSG को सपोर्ट करें, तभी तो वो फ्रैंक केसी को लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ यार बात करते हैं उस्मान डेम्बेले की, जिनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2022 में खत्म होने वाला है। और ऐसे में जुवेंटस इस समय इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से उस्मान डेम्बेले और बार्सिलोना ने अभी तक एग्रीमेंट पे एग्री नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल इज़ फार फ्रॉम ओवर। तो यहाँ पे एक तरीके से जुवेंटस बहुत ही ज़्यादा इस समय सतर्क है। अब इसी के साथ यार बात करते हैं टीमो वर्नर के रिगार्डिंग। तो जो बायर्न म्यूनिख के नए मैनेजर है जुलियन नेगल्समैन, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं टीमो वर्नर के साथ एक बार फिर से रियूनाइट होने में। ऑफकोर्स ये दोनों प्लेयर RB लाइप्जिग में एक साथ काम करते थे, और कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख इस चीज़ को, इस थॉट को और इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट देने की सोच रही है। अब ऑफकोर्स कहीं ना कहीं टीमो वर्नर मेरे ख्याल से उनका जो जर्नी है चेल्सी में वो इतनी एंटरटेनिंग और इतनी कुछ अच्छी नहीं है। तो ऐसे में वो इस चीज़ को लेके ओपन है, और उनके पर्सनल एम्बिशन एक नए चैलेंज को लेके हो सकते हैं, या फिर एक नई जर्नी को लेके हो सकते हैं जो कि उनके करियर को टर्न अराउंड कर दे। अब यहाँ पर मैंने आपको यार कल क्या परसों के एपिसोड में बताया था कि थॉमस टुचेल इस समय बायर्न म्यूनिख के एक प्लेयर पे यानी कि लेरॉय साने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे चीज़ या रिपोर्ट से निकल के आ रही कि ये एक प्लेयर स्वैप डील को शेप अप कर सकती है, जहाँ पे टीमो वर्नर जाएंगे बायर्न म्यूनिख में और बायर्न म्यूनिख से लेरॉय साने जाएंगे चेल्सी में। तो ये हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन कहीं ना कहीं यार मैं अगर आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो लेरॉय साने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन टीमो वर्नर वाली डील बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट है, और जूलियन नेगल्समैन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस प्लेयर को फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में ये प्लेयर RB लाइप्जिग में था। तो ये इस समय की एपिसोड की सारी स्टोरीज थी और ट्रेंडिंग स्टोरीज थी। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर एपिसोड पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इसी तरह आपको फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप फीफा या फिर फीफा करियर मोड के रिगार्डिंग आप इंटरेस्टेड है तो आपको पता है कि हम चैनल पर अपना रोज लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो डू मेक श्योर यू आर प्रेजेंट देयर एंड सपोर्ट द चैनल। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। प्लीज स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।